on with the session number 2 of your chapter, the fundamental unit of life. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about types of cells. तो ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट सेशन में सेल्स के बारे में बता दिया था, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल थ्योरी क्या है, सेल को क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं लाइफ की, ये सारी चीजें हम अपने सेशन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस सेशन वी विल गोना डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल. सेल जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं वो अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो द थिंग इज, टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं दो बेसिस पे होते हैं. तो पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जो नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया सेल्स को, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. क्लियर? जो सेल्स है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हमने सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. क्लियर? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? द बॉडी ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इज absorption, we can say synthesis, reproduction, etc. are performed by a single cell. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, सिंथेसिस हो, रिप्रोडक्शन हो, जितनी भी उनकी लाइफ टेनिंग प्रॉपर्टीज वी कैन से एक्टिविटीज होती हैं, सारी सिंगल सेल से ही परफॉर्म की जाती हैं. एग्जाम्पल के लिए अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल एलिमेंट है, सिंगल सेल क्रिएचर है, उसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और उसी के बेसिस पे उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब कुछ सिंगल सेल के थ्रू ही उसका होता है. रिप्रोडक्शन एंड ऑल उसका सब उसमें सिंगल सेल से ही होता है. तो क्लियर हुआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, द बॉडी ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, वो एलिमेंट्स जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलके बनी होती है. Also there is no division of labor. Obviously जब वो सिंगल सेल एलिमेंट हैं, जब वो सिंगल सेल क्रिएचर्स है, दैट इज सारे जितने भी उनके वर्क फंक्शन होंगे, चाहे वो हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, चाहे वो हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, चाहे वो सिंथेसिस हो गया, डाइजेशन हो गया, सारी जो एक्टिविटीज होंगी वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी. तो कोई भी हम लेबर का डिवीजन उसमें करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. ऑल्सो लाइफ स्पैन इज रिलेटिवली शॉर्ट. जो उनकी लाइफ स्पैन होती है वो भी काफी कम होती है. क्लियर हुआ? पहली बात, नो डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का कोई डिवीजन नहीं रहता. सेकंड, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी काफी रिलेटिवली शॉर्ट होती है, दैट इज वो ज्यादा जी नहीं पाते. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट एग्जांपल्स में एज आई टोल्ड यू, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कोलेरा, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, कोलेरा है, सब में क्या होता है? सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. उस सिंगल सेल की ही हेल्प से उनमें सारे फंक्शन होते हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, सिंथेसिस, डाइजेशन, कोई भी हो, सारी एक्टिविटीज जो भी उन्हें नीडेड होती है उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सारी सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. तो ये सारे क्या हुए? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुए. क्लियर? अब बात आती है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या था? सिर्फ एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता था, बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? काफी नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? there are specialized cells to perform various functions. that is जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन है, रिप्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, सबके जो फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं. क्लियर? सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या हुए? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, काफी सेल से मिलके बनी होती है. Also there are specialized cells to perform various functions. ये वाली बात आपको समझने की जरूरत है कि जितने भी हमारे functions होते हैं सबको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स गिवन रहते हैं. क्लियर? अब ऐसा होता है तो क्या होता है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेयर. वहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो डिवीजन ऑफ लेयर शो नहीं करते थे, और उसका रीजन सिंपल सा था कि उनमें एक ही सेल होता था, तो वो ही सेल जो था वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता था. बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर एब्जॉर्प्शन. उसमें जो
एब्जॉर्प्शन हुआ, सिंथेसिस हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, जितनी भी हमारी कॉमन एक्टिविटीज होती है सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को हमने स्पेशलाइज किया हुआ है। लाइफ स्पैन इज रिलेटिवली लॉन्ग, वहां पे जो लाइफ स्पैन थी यूनिसेलुलर के टाइम्स पे वो काफी कम होती थी, बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पैन काफी हाई होती है। तो क्लियर हो गया मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस समझना है कि जो यूनिसेलुलर होंगे उनमें सिर्फ एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो सब एक ही सेल हमारी परफॉर्म करती है। क्लियर। बट मल्टीसेलुलर में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहने की वजह से जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन की हो, ट्रांसलोकेशन की हो, एब्जॉर्प्शन की हो, सारी की सारी एक्टिविटीज को हमने अलग अलग सेल्स को दे देते हैं। दैट इज हर एक के लिए अलग एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट रहती है। वहां पे डिवीजन ऑफ लेयर एब्सेंट रहता था, कोई भी लेयर का डिवीजन नहीं होता था, बट यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेयर होता है। उसका सिंपल सा रीजन है कि हर एक फंक्शन के लिए हमने अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स को रखा हुआ है। वहां पे क्या होता था, लाइफ स्पैन जो थी वो काफी लो थी, बट यहाँ पे जो लाइफ स्पैन होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो काफी लॉन्ग होती है। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट एग्जांपल्स क्या होंगे मल्टीसेलुलर के, फंगी हुआ, एल्गी हुआ, हायर प्लांट्स हुए, एंड इवन भी आई मीन टू से ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल हो गए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि इनमें सब में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अभी ये तो हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। अब आता है दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन का बेस, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बेसिस पे, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे उसके बेसिस पे हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स के बीच में डिवाइडेशन किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हम सेल ऑर्गेनेल्स और जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। क्लियर। अब फर्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इन ग्रीक, इट्स ग्रीक नॉट ग्रीन, इन ग्रीक प्रो इज इक्वल्स टू होता है प्रिमिटिव, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव एंड क्रेन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्लियर। प्रो का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव, एंड क्रेन का मतलब हुआ न्यूक्लियस। दैट इज कोई भी सेल जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस रखे उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है कोई ट्रू न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होता, जो न्यूक्लियस की फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर। दीस सेल्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ना ही उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता। क्लियर। तो क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, और साथ ही साथ में इसमें जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, वो भी प्रेजेंट इसमें नहीं रहते। अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं इससे रिलेटेड, प्रोटोप्लाज्म रिजिड, नॉन वैक्यूलेटेड, रिलेटिवली लेस रेजिस्टेंस टू थर्मल डिनेचुरेशन। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो रिजिड होता है, नॉन वैक्यूलेट होता है, और जो थर्मल डिनेचुरेशन है उसके प्रति उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। क्लियर। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, ना ही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती, ना ही न्यूक्लियो प्लस प्रेजेंट होता। न्यूक्लियोप्लाज्म इंडिफरेंशिएट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म से अनडिफरेंशिएट रहता है। क्लियर। ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के स्टडी में। ऑल्सो दे हैव डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स रखता नहीं है, उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स, इसमें जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, these all are absent in case of prokaryotic cells. Clear? अब बात आती है also
पेप्टोग्लाइकेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है। क्लियर? प्रोनाउंशिएट इन अ बेटर वे, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर? सेल्स डिवाइड ओनली बाय बाइनरी फिजन। जो सेल्स का डिवाइडेशन होता है वो किससे होता है? बाइनरी फिजन से होता है। एंड ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोट्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं, क्लियर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ये हो गया हमारा सब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मेन उसमें यही था कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेंबर बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो उसमें एब्सेंट रहते हैं। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में EU स्टैंड्स फॉर गुड और वी कैन से ट्रू, एंड कैरियन फॉर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है? गुड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। These cells have a well organized nucleus। ये जो सेल्स हैं उनमें well organized nucleus प्रेजेंट रहता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं इससे रिलेटेड? प्रोटोप्लाज्म मोर फ्लूइड। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्लूइड के फॉर्म में रहता है। जनरली वॉक्यूलेट, वो वॉक्यूलेट होता है। मोर सेंसिटिव टू थर्मल डिनेचुरेशन। जो हमारा थर्मल डिनेचुरेशन होता है उसमें वो रेजिस्टेंस थ्रो इतना नहीं करता, वो क्या करता है? सेंसिटिव होता है मीन टू से। क्लियर? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। मेन इसका यही रहता है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था, बट यूकैरियोटिक में जो ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लास्ट डिस्टिंक्ट। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, और जो न्यूक्लियोप्लास्ट होता है वो डिस्टिंक्ट रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट दे हैव डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स के केस में जो डीएनए था उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं रहते थे, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहते थे, बट इन दिस केस दे हैव डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर? हैव पेयर्ड क्रोमोसोम्स। जो हमारे प्रोकैरियोटिक थे उनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, बट यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में जो पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट थे, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक वो प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? ऑल्सो सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। जो सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज होता है। क्लियर? सेल शो बोथ मिटोटिक एंड म्यूटिक डिविजन्स। वहां पे जो सेल्स हैं उनका डिवीजन किससे होता था? उनका डिवीजन होता था बाइनरी फिजन से, बट यहाँ पे मिटोटिक एंड म्यूटेटिक डिविजन्स के थ्रू उनका डिवीजन हो जाता है। Also, organisms made up of eukaryotic cells are known as eukaryotes। वो organisms जो eukaryotic cells से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? eukaryotes। Clear? So the next thing is that it's a time for challenging question mark, and today's question is how unicellular organisms like amoeba and paramecium survive with a single cell। As I told you, ये unicellular organism होते हैं क्योंकि इनमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है। जो सिंगल सेल होती है वो ही अकेले सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था। Now you have to answer that how unicellular organisms like amoeba and paramecium survive with a single cell. And your answer start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Amoeba and paramecium are single-celled organisms, and all life-sustaining activities such as feeding, digestion, assimilation, and excretion are performed by various parts of cytoplasm in the absence of well-defined organisms। क्या होते हैं? जो अमीबा और पैरामीशियम उनमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है। क्लियर? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जितनी भी उनकी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो फीडिंग हो या डाइजेशन हो फूड का, चाहे एसिमिलेशन हो या फिर एक्सक्रिएशन हो, इवन जो रिप्रोडक्शन तक होता है, सारी एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करता है? जो साइटोप्लाज्म है वो परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें जो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इन सबकी एब्सेंट रहती है। दिस इज द रीजन ये जो सारे फंक्शंस हैं वो सिंगल सेल के थ्रू, उसके साइटोप्लाज्म के थ्रू परफॉर्म कर दिए जाते हैं, और क्योंकि वो फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहे हैं, दिस इज द रीजन अमीबा एंड पैरामीशियम कैन सर्वाइव इजीली। क्लियर? thus making their survival possible। क्योंकि जो ये सारे फंक्शंस हैं वो क्लियरली हमारे विदाउट एनी स्टॉपेज वो क्लियरली हो पाते हैं। दिस इज द रीजन उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है। आई रिपीट अगेन, amoeba and paramecium are single-celled organisms, and all life-sustaining activities such as feeding, digestion, assimilation, and
excretion are found by various parts of cytoplasm in the absence of well-defined organelles, thus making their survival possible. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about types of cells. जो types of cells थे उनमें हमने क्या पढ़ा कि on the basis of number of cells जो different organisms में present रहती हैं उनके basis पे we divided cells into two types, that is unicellular and multicellular. While on the basis of genetic material present and cell organelles present, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, उनकी प्रेजेंस के बेसिस पे हमने उन्हें अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. यूनिसेल्युलर सेल ऑर्गेनेल्स वो सेल ऑर्गेनेल्स थे जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता था. मल्टीसेल्युलर में काफी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते थे. जो यूकैरियोटिक थे उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, बट जो प्रोकैरियोटिक थे उनमें ट्रू न्यूक्लियस की एब्सेंस रहती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next sessions we will gonna discuss more about this chapter. Till then,